हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार है आप सबका दोबारा फिर से एक बार अपेक्स साइंस जोन के डिजिटल और इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा फिर से आप देख लीजिए, चैप्टर वही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 के, ठीक है। तो पार्ट 1 जो बच्चे नहीं देख के आए हैं वो देख लें। पार्ट 1 में बहुत चैप्टर की बेसिक बातें, ठीक है, फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में कितने टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन के बाद हमने देखा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में हमने देखा था। फिर हमने क्या देखा था, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। और केमिकल इक्वेशन के बाद हमने देखा था 2 टाइप के होते हैं केमिकल इक्वेशन, एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस, ठीक है बेटा। तो बैलेंस और अनबैलेंस के बाद की क्लास आज से कंटिन्यू हो रही है। तो जितना मैंने बोला बेटा, ये सारी बातें मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जो बच्चे अभी इस पार्ट 2 को देख रहे हैं वो पार्ट 1 को एक बार देख के आए, तब पार्ट 2 को यहां से कंटिन्यू करें, ठीक है। आइए तो बेटा हम लोग आज थोड़ा पहले बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चार्ज हैं, ठीक है। जैसे आपने 9th में देखा होगा, वर्ड आया होगा कार्बोनेट, ठीक है। तो उसका वैलेंसी कितनी होती है, उसका सिंबल क्या होता है, उस पर कितने चार्ज होते हैं। तो हालांकि आप जानते हैं कि चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो इस चैप्टर में हम लोग को ये काम है कि किस पे पॉजिटिव किस पे निगेटिव, वो तो होता ही है, लेकिन कितना होता है हमको इससे मतलब है। जैसे मान लो मैं लिख दिया Cl क्लोरीन, तो क्लोरीन तो आप जानते हैं Cl पे अगर लग जाता है माइनस हो जाता है क्लोराइड आयन, तो Cl पे -1 होता है। तो हमको केवल मतलब है 1 से, ठीक है। बाकी होता -1 है, बट हमको यहाँ कितना मतलब है कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसको पढ़ने के बाद ही आपको, अब इसके बाद की जो टॉपिक है वो आपको समझ में आएंगे। जैसे मान लो मैं आपसे कह दिया कि आप बनाइए व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, उस पर कितना चार्ज होता है, ठीक है। कार्बोनेट को किससे दिखाते हैं, उस पर कितना चार्ज होता है। तो ये जब सारी बातें आप जान पाएंगे तभी आप आगे के टॉपिक हैं, रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है, रिएक्शन के टाइप्स हैं, ठीक है, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। आइए, जैसे बहुत बेसिक बातें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, आप उसको लिखते चलेंगे। ऐसे बेटा मैं बात करूँगा H के बारे में। H मतलब मैं लिखूँगा हाइड्रोजन, तो आप मान चलेंगे तो उसमें 1 होता है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे, लेकिन उतना मैं यहाँ आपको लिख दूंगा और इन सारी बातों को आप याद करेंगे, ठीक है। अगर ये सारी बातें आपको लर्न नहीं होंगी तो आपको आगे चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो कॉपी निकाल लें, बाकायदा इसको नोट करते रहें, ठीक है। हाइड्रोजन बाद में बात होगी बेटा। और ऐसे आगे चल के हम बात, अगर ऑक्सीजन लिखूंगा यहाँ पे 2 लिख दूंगा मैं, ठीक है। नाइट्रोजन लिखूंगा बेटा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। सोडियम लिखूंगा Na, इसके ऊपर 1 हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम के बारे में बात करूंगा बच्चों तो इस पे 2 हो जाएगा। बाकी ये तो है Mg पे 2+ होता है। हमने क्या बोला, हमको प्लस माइनस से अभी यहाँ पे नहीं काम है, हमको काम है ये किस पे कितना होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर बात करें एल्यूमिनियम की, जो आपको काफ़ी मिलेगा, वो 3 हो जाएगा, ठीक है। और बेटा हम बात करेंगे पोटेशियम की, तो K पे 1 होता है। और Ca मतलब कैल्शियम का बेटा कितना होता है, 2 होता है। लर्न करेंगे आप। फिर इसके बाद चल के आगे जरूरत पड़ेगी कहीं कॉपर का 1 भी होता है बेटा और 2 भी होता है, आपको देखने को मिलेगा बार बार, ठीक है। जैसे मिलेगा आयरन का Fe को 2 भी होता है और 3 भी होता है, याद होगा ना, आप 9th पढ़ा है। एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक। कॉपर में एक होता है क्यूप्रस, एक होता है क्यूप्रिक। तो ये दो मेन जो आपको क्लास 10th में मिलेंगे देखने को इसी चैप्टर में या इसके बाद वाले चैप्टर में, वो मैं आपके सामने पूरा बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉपी लेके इसको नोट कर लीजिए। फिर बेटा इसके बाद कुछ मिलेगा आपको, क्लोरीन Cl में होता है 1। हमने क्या बोला, -1 होता है, लेकिन हमने क्या कहा, हमको मतलब किससे है, 1 से है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आपको आगे चल के मिलेगा I मिलेगा आयोडीन, इसका भी 1 होता है, होता -1 है बट 1 से मतलब है हम लोग को। जैसे ऑक्सीजन होता -2 है, मतलब हमको 2 से है। ऐसे बेटा चल के आगे आएगा CO3 बोलते हैं कार्बोनेट, इसका 2 होता है। SO4 सल्फेट, बेटा सल्फेट का कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है।
फिर इसके बाद अगर आपको कहीं OH दिख जाए, OH को बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, इसका हम लोग 1 लेंगे। लिखा आता है OH पे 1 माइनस, ऐसे ये सल्फेट लिखा आता है SO4 पे 2 माइनस, समझ रहे हो ना। CO3 पे लिखा आता है 2 माइनस। लेकिन हमने क्या कहा, हमको यहाँ पर इस चैप्टर में मतलब है कि किसको क्या कहते हैं और उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, इससे मतलब है। प्लस माइनस से हमको यहाँ पर मतलब नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे, प्लस माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए इसके बाद ध्यान देंगे, OH के बाद हमारा एक आएगा बेटा HCO3 भी आ जाएगा आपको। HCO3 को बोलते हैं बेटा बाइकार्बोनेट, क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, या बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, या बोलते हैं बाइकार्बोनेट, या क्या बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। सब लोग इसको नोट कर लीजिए, यहीं से पूरी केमिस्ट्री पूरे चैप्टर का आपका देखिएगा सारे क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो OH हो गया, और आपको बेटा एक जगह मिलेगा ZnO2, इसको हम बोलते हैं जिंकेट, क्या बोलते हैं, जिंकेट बोलते हैं बेटा। इसको आप लिख लेंगे, इसका 2 होता है। एक मिलेगा आपको चैप्टर में AlO2, इसको बोलते हैं बेटा एल्यूमिनेट, इसका 1 होता है, ठीक है। ये हो गया आपका एल्यूमिनेट, ये आपका हो गया जिंकेट, ठीक है। ये सारी बातें ऐसे आपको एक मिलेगा NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट बच्चों 1 होता है, लिखा आता है NO3 पे 1 माइनस। तो आप एक बार फिर से गौर करें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यहाँ पर कॉपर, आयरन, क्लोरीन मतलब क्लोराइड, क्लोरीन, आयोडीन, कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, जिंकेट, एल्यूमिनेट और नाइट्रेट। तो हम ये नहीं कह रहे हैं केवल इतने ही होते हैं, हम ये बता रहे हैं आपको इतने से आपका काम हो जाएगा क्लास 10th में, ठीक है। आगे कोई और जरूरत पड़ेगी उसको हम बीच बीच में जो है इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सब लिख लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया नोट, 1 2 3। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, हो याद करें, एक बार पीछे देख लीजिए, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ाया था कि केमिकल, एक बार रिकॉल कर 2 मिनट के लिए, हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन के बारे में, याद होगा आपको। हमने कहा था केमिकल इक्वेशन के बेटा 2 होते हैं, एक आपका होता है, याद करें, एक आपका होता है बैलेंस्ड, ये पार्ट 1 में चर्चा हो चुकी है। एक बेटा हमारा होता है अनबैलेंस्ड, ठीक है। एक होता है बैलेंस, एक हमारा क्या होता है बच्चों, एक होता है अनबैलेंस, ठीक है। बैलेंस क्या पढ़ाए थे आपको, याद करिए, रिएक्टेंट के एटम्स, रिएक्टेंट के एटम अगर प्रोडक्ट के एटम के बच्चों इक्वल आ गए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर रिएक्टेंट के एटम्स, अगर रिएक्टेंट के एटम प्रोडक्ट के इक्वल के बराबर नहीं आते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो उसके आगे से अब जो है ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, ध्यान देंगे। ये देखिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, याद करें हमने कहा था आपको, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है मतलब अनबैलेंस है, भाई जब बैलेंस है तो कोई बात ही नहीं। अगर रिएक्शन अनबैलेंस है, अगर रिएक्शन अनबैलेंस है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब मन में एक सवाल कभी कभी बोर्ड पूछ लेता है आपसे कि हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है, वाई वी नीड अ बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला, याद करें पिछली क्लास में बात हो चुकी है ना। केमिकल रिएक्शन में जो जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं उसका कोई ना कोई सिंबल होगा, कोई ना कोई फार्मूला होगा जिससे उसको दिखाना है। उस इक्वेशन जब वो बन जाएगा इक्वेशन के फॉर्म में तो उसी इक्वेशन क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो अब हमने अभी आपसे कहा कि केमिकल रिएक्शन को, अगर केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस है तो उस अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को बच्चों आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये जो अनबैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करने का रूल है वो आप 9th में एक पढ़े होंगे। 9th में एक चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें यस बिल्कुल, उसमें एक था हेडिंग जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को किसने दिया था बताइए, याद करिए, बताइए कौन, किसने दिया था, एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर ने क्या कहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया था और ये बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपसे कोई पूछे अगर कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं तो आपका जवाब ये मैंने देखिए बोल्ड कर दिया है,
यानी कि आपको ये जवाब देना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है उसको देख लीजिए, क्या लिखाया गया है। ये कहा जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है, मास, उसको ना तो बच्चों क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भाई इसी को याद करेंगे आप, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट के एटम्स का मास है उतने ही मास किसका होना चाहिए बेटा, प्रोडक्ट के एटम का मास। भाई हेडिंग क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है बचाना, प्रिवेंट। किसको बचाना, मास को बचाना। बेटा मास कब बचेगा, जब रिएक्टेंट, मतलब याद करिए रिएक्टेंट कहाँ होता है, लेफ्ट में, और पी कहाँ होता है, राइट में। तो जितना रिएक्टेंट के इस तरफ जो जो एलिमेंट हैं इनका मास और प्रोडक्ट के जो तरफ एलिमेंट हैं इनका मास अगर आपस में इक्वल हो जाएगा तो हम कह देंगे देखो हमारा मास क्या हो गया, कंजर्व हो गया। ठीक है, तो मैटर या मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को या मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं बेटा और ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब देयरफॉर इसीलिए नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। देखिए क्या बोला मैंने, मस्ट बी इक्वल बोथ साइड। ये बोथ साइड का मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट एज वेल एज मतलब रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ जो एटम्स हैं उनके मास की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब आपको जवाब मिल गया। आपसे कोई पूछे किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं तो आप बता लेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पे ही हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब कोई आपसे एक्स्ट्रा पूछ ले कि कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है तो आप बता लेंगे। अब क्या बता लेंगे कि एक तरफ होता है फिर रिएक्टेंट, एक तरफ होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के एटम का मास प्रोडक्ट के एटम के मास के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आपको, मान लीजिए लिखा हुआ हो, या देखिए CaCO3 और यहां पर लिखा हुआ हो CaO और लिखा हो CO2। ठीक है, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। याद होगा आपको, कैल्शियम का बेटा हम लोग मास होता है 40, कार्बन का मास होता है 12, O का कितना होता है 16। आप इसको यहाँ पे रखिए 40, ऐसे हम लोग निकालते थे ना मॉलिक्यूलर मास, तो 40 + 12 + 16 × 3। ध्यान दें यहाँ पे, इसको ध्यान दें बेटा, 40 + 12 + 16 × 3 कितना होता है 48। कितना होता है 48। इसको आप जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 48, यहाँ कितना आ गया आपका 100। यानी आप क्या देख पा रहे हैं, रिएक्टेंट में तरफ जो लिखा हुआ है CaCO3 इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अभी आगे बताऊंगा। आप देखिए इसका मास कितना आ रहा है इस समय 100 आ रहा है। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कहता है, यही कहता है जितना मास इधर है उतना ही बेटा मास किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। देखिए फिर कैल्शियम है, ये O है, इसका हो जाएगा कैल्शियम का 40 और प्लस 16, ये बेटा कितना हो जाएगा 56। यहाँ देखिए कार्बन का 12 और प्लस एक O का कितना होता है, एक O कितना होता है 16 होता है, तो 2 कितना हो जाएगा 32। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 32। अब आप इसको ऐड करेंगे, आप देखिए ये कितना हो जाएगा 2 2 4 और 3 1 4। तो आप 56 में अगर 44 को ऐड करेंगे बेटा ये भी कितना हो जाएगा 100। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 100 लेफ्ट में भी आ गया और 100 राइट में भी आ गया है। तो मैं आपसे कहा ना कि बाएं तरफ मतलब लेफ्ट हैंड को बोलते हैं रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही मास कितना होना चाहिए प्रोडक्ट। अगर रिएक्शन बैलेंस है तो अगर रिएक्शन अनबैलेंस है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। ठीक है, तो इसी अनबैलेंस को हम लोग अब क्या करेंगे, ये देखिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल आप जान ही गए हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, बट यहाँ देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन एक ही है। ये क्या हो गया आपका अनबैलेंस। यहाँ क्या है देखिए, ये 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ये भी यहाँ पर क्या हो गया बैलेंस।
तो बैलेंस रिएक्शन होना जरूरी है, ठीक है। अगर हम आपको पढ़ाते समय किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना मान लो भूल जाते हैं, हालांकि भूलेंगे नहीं, अगर भूल जाते हैं तो आपका ये काम होगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिएक्शन शुड बी बैलेंस। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, याद रखेंगे एग्जाम में मार्क्स जो है कट जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास में हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के कुछ रूल है, रूल को देखते हैं और उसके बाद सीधे करते हैं प्रैक्टिस। आपके सामने कुछ केमिकल रिएक्शन के केमिकल इक्वेशन को बेटा बैलेंस करने के रूल लिखाए गए हैं, या पढ़िए एक बार जल्दी से, खटाखट पढ़ लीजिए। तो रूल याद करने से ज़्यादा अच्छा है आप लोग क्या करिए, रूल को फॉलो करिए, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बोला आपको, ये रूल लिखाए गए हैं, तो रूल को आप लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है। रूल्स एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, केवल पूछा क्या आता है, अनबैलेंस को बैलेंस करना, ये आपको आना चाहिए बस, ठीक है। बहुत सारे रूल लिखाए गए हैं। सबसे पहले हमको काउंट कर लेना है, ठीक है, आप पढ़ लीजिए। काउंट कर लेना है, काउंट करने के बाद हमको ये देखना है किधर किधर एटम्स कम है, किधर इक्वल है उसको टच नहीं करेंगे, जो अनइक्वल है उसको इक्वल करेंगे, ठीक है। बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कह रहा है, आप एकदम लास्ट में किया करिए बैलेंस, ठीक है। पहले एक रूल है, अगर रूल को आप फॉलो करना चाहते हैं तो पहले कहते हैं कि पहले आपको बैलेंस करना चाहिए मेटल्स को, ठीक है। मेटल को करना चाहिए, फिर नॉन मेटल को, फिर कार्बन को, और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में करना चाहिए। ये रूल आप देख लीजिए। रूल का बहुत ज़्यादा एग्जाम में रूल पूछा नहीं जाता। फिर है मैंने क्या कहा, बैलेंस, जो रिएक्शन अनबैलेंस होती है बेटा उसको बैलेंस करना आपको आना चाहिए बस, ठीक है। तो रूल आप पढ़ लीजिए, रूल का बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं है, ठीक है। बैलेंस करने के बाद हम लोग को आगे देखना है। आ जाइए, ये देखिए, तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं। हमको बेटा इन लोगों को क्या करना है, बैलेंस करना है। ध्यान देंगे, सबसे पहला रूल क्या है बैलेंस करने की किसी भी रिएक्शन का। आपको मान लीजिए इसी रिएक्शन में आई लिखता हूं, ध्यान दें बेटा। मान लो यहां पे लिखा हो आपका हाइड्रोजन, और यहां पे लिखा होता है मान लो O2 लिखा है, और देखो बेटा यहां बना हुआ है H2O। तो सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि रिएक्शन अनबैलेंस है कि बैलेंस है। अगर बैलेंस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अनबैलेंस है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग सिखाते हैं एकदम कि सबसे पहले क्या करना है, इस सारे कंपाउंड या एलिमेंट को आपको ऐसे बॉक्स में बंद करना है। हालांकि ये बॉक्स में बंद करना कोई बहुत विशेष या कोई बहुत स्पेसिफिक रूल नहीं है। ये बॉक्स को बंद करने का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि आपको बॉक्स के अंदर नहीं लिखना है। तो इसका मतलब जैसे मान लो बेटा यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ आपको ऑक्सीजन 1 ही दिखा, तो आप क्या किए, झट से गए यहाँ पे आप 2 F लिख दिए अंदर, है ना। तो आप अगर 2 लिख दिए, आप कहाँ चले गए, आप बॉक्स के अंदर चले गए। तो ये मान चलिए कि बॉक्स के अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसीलिए ये बॉक्स लगाया गया है। तो अगर मैं आपको कुछ ऐसे ही स्टेप्स बताऊं सॉल्व करने के, तो ये सब स्टेप में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जब अच्छे से सीख जाइएगा तो स्टेप को फॉलो करने के, स्टेप को एग्जामिनेशन कॉपी में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उसको आप रफ कॉपी में पीछे सॉल्व करके सीधे आप कहाँ चले जा सकते हैं, आंसर में। तो पहला काम क्या है, जो बच्चे सीख रहे हैं, जिनको सीखने की इच्छा है, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये बॉक्स को बंद करेंगे। बॉक्स को बंद करने के बाद ऐसे लाइन खींचेंगे। लाइन जो खींचेंगे याद करिए, एक तरफ होता है बच्चों रिएक्टेंट, एक तरफ क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट में जो जो आइटम्स होंगे रिएक्टेंट में, वही आइटम किस में होंगे, प्रोडक्ट में। आई रिपीट अगेन, जो आइटम्स होंगे रिएक्टेंट में वही होंगे प्रोडक्ट में, लेकिन जितने होंगे रिएक्टेंट में उतने होंगे प्रोडक्ट में, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत ही क्यों पड़ती। इसका मतलब याद रखेंगे, इधर हाइड्रोजन है बेटा, इधर ऑक्सीजन है, तो H यहाँ भी होगा और O यहाँ भी होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है बेटो, बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद आपको रिएक्टेंट को अलग एक तरफ लिखना है और प्रोडक्ट को अलग लिखना है। फिर उसके बाद आपको आइटम्स को काउंट करना है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है। यानी आप क्या देख पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि आपके सामने जो रिएक्शन लिखा हुआ है, ये रिएक्शन अनबैलेंस है। देखिए तो यहाँ पर O2 है, यहाँ पर O1 है,
मतलब ये कैसी रिएक्शन है बेटा, अनबैलेंस रिएक्शन है। तो अब इसको, इस अनबैलेंस रिएक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। डन है बेटा। चलिए, तो बात ये हो रही थी, तो इधर था आपका हाइड्रोजन, इधर था आपका ऑक्सीजन, इधर आपका था H2O। ठीक है, हमने ऐसे यहाँ बॉक्स बनाया था, हमने यहाँ ऐसे बॉक्स बनाया था, काउंट कर दिया था, इधर H, इधर O, इधर भी H और इधर भी O। यहाँ कितना H था, 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पर 1। ठीक है, इसके बाद का क्या स्टेप है, देखिए बेटा बड़ा आसान दिख रहा है। पहले कुछ यहाँ एक रूल लिख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है A, ठीक है, अगर ना तो इसके नीचे ना तो इसके बगल अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसकी संख्या कितनी है बच्चा, 1 है। अगर ये ऐसे लिखा हो 2A, दिख रहा है कितना है, 2 है, तो दिख ही रहा है। अगर ये ऐसे लिखा हो A2, भाई आपको काउंट करना आएगा तभी तो ऐसे बना पाओगे। अगर काउंट ही नहीं कर पाओगे तो कहाँ कर पाओगे। तो मैं आपको काउंट करने का तरीका सिखा रहा हूँ, कैसे कैसे लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ लिखा A2, यहाँ कितना, इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए अगर ये ऐसे लिखा हुआ 2A2 लिखा हुआ हो, मतलब सामने भी लिखा हुआ हो और नीचे भी लिखा हुआ हो, तो ऊपर और नीचे क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 2 जा कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा हुआ हो, एक एलिमेंट A हो और एक B हो, और यहाँ पर ऐसे करके ब्रैकेट लगा हुआ हो, 2 लिखा हुआ हो, इसका मतलब A की वैल्यू भी 2 है बच्चों, और B की वैल्यू भी कितनी है, ये भी कितनी है, 2 है। तो ये दीज आर द सिचुएशन, ये सिचुएशन आपको बार बार बीच बीच में देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको एटम को काउंट करना आना चाहिए। एटम को काउंट कर लेंगे, तो एटम को काउंट करने के बाद आपको सबसे पहले ऐसे बॉक्स बना दीजिएगा। बॉक्स बनाने के बाद ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, रिएक्टेंट को लेफ्ट तरफ और प्रोडक्ट को राइट तरफ लिखने के बाद सारे आइटम्स को काउंट कर लीजिएगा। सारे आइटम्स को काउंट करने के बाद का प्रोसेस क्या होगा, आगे देखिए। यहां पर बेटा हमने क्या बोला आपको, बॉक्स क्यों बनाए हैं, बॉक्स इसलिए बनाए हैं कि आपको बॉक्स के अंदर लिखना अलाउ नहीं है। अगर आप बॉक्स के अंदर लिख देते हैं तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। जो भी आपको ऑपरेशंस यहां करने हैं वो कहां करने हैं, इसके सामने करना है, यहां पे करना है, यहां पे करना है और यहां पे करना है। ठीक है, आ जाइए, यहां पे H2 है, यहां 2 है, हाइड्रोजन में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहां 2 है, यहां 1 है। अगर मैं यहां पर 1 मानूं, अगर मैं यहां पर मान लो मैं लिखता हूं 2 मैंने क्यों लिखा, तो अगर जैसे मैं यहां 2 लिखूंगा, देखो कुछ ऐसा बन गया ये, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो ऊपर नीचे क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब अब जो अभी यहां H2 था, अब बेटा H कितना हो गया, 4 हो गया। 2 लिखने से O जो 1 था कितना हो गया, 2 हो गया। आप देख पा रहे हैं अभी O और O क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन जैसे ही हमने इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लिखा, इस 2 को लिखने की वजह से हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 2 2 4 हो गया। अब इसका मतलब अभी तक जो हाइड्रोजन बराबर था, मतलब अभी तक जो हाइड्रोजन बैलेंस था, अब वो क्या हो चुका है, अनबैलेंस। तो उसको भी करना पड़ेगा बैलेंस। तो ये 4 हो गया। अब कॉमन सेंस ये कहता है अगर मैं 2 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूं 4 आ जाए, कितना करूंगा, 3 करूंगा, 2 करूंगा, तो 2 2 जा 4, यहां पर क्या करूंगा 2, अभी कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब देख पा रहे हैं आप 4H हो गया, 4H हो गया, 2 ऑक्सीजन, यानी कि ये रिएक्शन अब पूरी तरह से क्या है बच्चों, बैलेंस। देखो मैं आप या गौर करिए, एक छोटी सी रिएक्शन को बैलेंस करने के मैंने कितना टाइम लिया। ये टाइम इसलिए लिया गया है आपको कि सारे रूल्स एक एक करके हर स्टेप आपको समझ में आ जाए। समझ में आ गया, पहले बॉक्स बनाना है, लाइन ड्रॉ करनी है, रिएक्टेंट को लिखना है लेफ्ट तरफ, प्रोडक्ट को लिखना है राइट तरफ, फिर सारे आइटम्स को काउंट करना है, फिर जिधर कम ज़्यादा होगा अपने हिसाब से उसको मैनेज करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जैसे आपका ये हो गया, ठीक है, एंड इसका आंसर क्या आ गया फाइनली, इसका आ गया फाइनल आंसर 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। ठीक, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आ जाइए
N2H2 और NH3 ऐसे लिखा हुआ है ये, इसको नोट कर लीजिएगा, काम आएगा आपको। अब बेटा तो N2 प्लस H2, यहां क्या लिखा हुआ है NH3। याद करें, पहला स्टेप बॉक्स बनाइए, सब में बॉक्स बना दीजिए, बिल्कुल लाइन खींचेंगे, इधर होता है रिएक्टेंट, इधर होता है बच्चों प्रोडक्ट। तो जो जो आइटम्स होंगे रिएक्टेंट वही किस में होंगे, प्रोडक्ट में। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे N, तो N आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ H, यहाँ आपको H लिखना पड़ेगा। बाकी काउंट करना आपको आना चाहिए। देखिए ऊपर नीचे, मतलब यहाँ एक छिपा हुआ है तो 2 दिख रहा है, N2 देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये यहाँ 2 आ गया, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको देखिए H2 फिर ऐसा दिख रहा है, यानी यहाँ 2 हो गया, ये 2 हो गया। N देखो, N के ना तो सामने ना तो नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कुछ ऐसा ही है। इसका मतलब N की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 हो गई। H3 दिख रहा है ऑलरेडी, यहाँ कितना हो गया आपका 3। ये हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एटम्स को काउंट कर लिया, ठीक है। एटम्स को काउंट करने के बाद आइए देखते हैं, इस समय तो अभी कुछ नहीं बैलेंस है, कहते हैं आइए देखते हैं। तो बेटा इस समय ना तो नाइट्रोजन बैलेंस है ना तो हाइड्रोजन बैलेंस है। आइए सीखते हैं इसको, देखें ध्यान से। अगर बेटो सोचो, दिमाग लगाओ, अगर यहां देखो ध्यान से एकदम, अगर यहां नाइट्रोजन की वैल्यू 2 है, अगर यहां N की वैल्यू 1 है, अगर मैं इसके आगे, अब सोचो जो शुरू से नहीं बात को समझेंगे वो गलत क्या करेंगे, वो ऐसे करेंगे, यहां जाकर लिख देंगे 2, और ऐसे 2 लिखेंगे पूरा बंटाधार हो जाएगा, मामला पूरा चौपट हो जाएगा, समझ रहे हो, चौपटा जाएगा मामला। यहां पे आप अगर 2 लिखेंगे पूरा मामला गड़बड़। बॉक्स क्यों लगाया गया है, बॉक्स इसलिए लगाया गया है कि बॉक्स के अंदर लिखना अलाउ नहीं है। तो आप यहां पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। यहां हमने 2 क्यों लगाया, क्योंकि इस N को बराबर करने के लिए। इसका मतलब N यहां 2 था, अब 1 काट के आप यहां पर 2 लिख सकते हैं दिखाने के लिए। ये जो मैं इसे काट क्रॉस करके यहां लिखता हूं, ये अपनी सुविधा के लिए लिखता हूं कि ऐसे समझ में आ जाए कितना क्रॉस हो चुका है, कितना बाकी है, कितना करना है, ठीक है। तो अब यहां देखिए N2 हो गया। अब खुद सोचो, जैसे ही N यहां पर आपने 2 लिखा, ठीक है। अब देखिए, अब मान लो देखो भी N नहीं है, मान लो भी N नहीं है, देखो ऊपर नीचे यानी S के आगे 2 लिखा हुआ है और नीचे 3। देखो ऊपर नीचे मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6, यानी कि जो H यहाँ पे 3 था बच्चों, S कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया, समझ रहे हो। यानी देखो ये 2 लिखने से N का तो काम बन गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ गई, ठीक है। उसको भी माइंड में रखना है हम लोग को। अब देखो, अब फिर वही बात, अब इधर देखो N2 आ गया, इधर N2 आ गया, N का काम बन गया। लेकिन देखो इधर हाइड्रोजन 6 है और इधर हाइड्रोजन कितना आ गया 2 आ गया। तो एक चीज समझ में आ रही है, 2 में हम ऐसे क्या मल्टीप्लाई कर दें 6 हो जाए, तो समझ रहे हो आप, 2 3 जा 6, मतलब अगर हम इस H के आगे अगर 3 लगा दें, अगर इस H के आगे हम 3 लगा दें बेटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। जान लीजिए आप, NH3 को बोलते हैं अमोनिया, ठीक है, अमोनिया एक गैस है, ठीक है। और आप पढ़ेंगे सीनियर क्लासों में, ये जो अमोनिया बनाने का ये मेथड है, इसको बोलते हैं हैबर प्रोसेस। क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस से भी अमोनिया बनाई जाती है, ऐसे रखिए नॉलेज में, नॉलेज के लिए बस, ठीक है। तो हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाया गया है। ये बहुत सारी इसमें कंडीशन होती है, कितने डिग्री, कितने एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे, है ना, क्या क्या इस्तेमाल होता है, कैटलिस्ट वगैरह, प्रमोटर वगैरह, सब आप पढ़ेंगे आगे। तो मेन उद्देश्य आपको यहाँ क्या बताना था, रिएक्शन को बैलेंस करना। आई होप आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। सबसे पहले बॉक्स बनाना है, आइटम्स को काउंट करना है, आइटम्स को काउंट करने के बाद फिर ये देखना है किधर वैल्यू कम है किधर वैल्यू ज़्यादा है, उसके हिसाब से अपने आप को अरेंज करना है, ठीक है। 2 मैंने कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ आ गया इतना, चलिए। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक लिखा हुआ है AlO2, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप कर लीजिए, आप कर लेंगे। आइए इसको देखते हैं, एल्यूमिनियम प्लस O2 क्या हमको मिल गया Al2O3, ठीक है। पहला स्टेप सब बच्चों को पता होना चाहिए,
बॉक्स में इसको बंद करना है, पहले बॉक्स में बंद करना है। बॉक्स से बंद करने के बाद हमको लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ क्यों करते हैं कि अच्छा लगे देखने में, रिएक्टेंट इधर है और प्रोडक्ट इधर है। तो एल, अगर एल्युमिनियम इधर है तो एल्युमिनियम बच्चों इधर भी होगा, अगर ऑक्सीजन इधर है तो ऑक्सीजन इधर भी होगा। काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर एल 1, ओ यहाँ पर 2, यहाँ पर एल कितना है 2 है, ओ कितना यहाँ पे 3। ठीक है, एटम काउंट तो आप सीख गए हैं, काउंट करना आपको आना ही चाहिए। ठीक है, आइए अब मन में एक सवाल आया, मन में ऐसे देख के लगना चाहिए, यहाँ पे हल्का सा आपको स्ट्राइक करना चाहिए, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। बाकी वो ठीक है, पहले आप मेटल को बैलेंस करिए, एच और ओ को आखिरी में करिए, बहुत सारे रूल और बहुत सारे नियम होते हैं। ठीक है, ऐसे आप करेंगे तो चाहे जैसे भी करेंगे आपको आंसर से मतलब है। आंसर से मतलब क्या है, रिएक्टेंट, द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द एटम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आ जाइए, यहां हमने दिखा, यहां हमको Al2 दिखा, यहां Al1 दिखा, तो मन में क्या आया, यहां पे 2 लगा दें। जैसे यहां पे 2 लगाएंगे तो एक काट के यहां 2 करना पड़ेगा, मतलब Al यहां 2 हो गया। अब जब आप गौर करें ऑक्सीजन पे, जरा देखें ऑक्सीजन पे यहां पे 3 है और यहां पे ऑक्सीजन पे 2 है। इवन ऑड वाला ये कॉन्सेप्ट क्या आ गया, इवन ऑड, मतलब अगर मैं सोचो, अगर इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, अगर मान लो इसको मैं ऐसे 2 लिख दिया, सपोज करो, अगर मैं 2 लिख दिया यहां पे। ठीक है, अब देखो यहां पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। लेकिन ये 2 लिखने से जो आपका एल्युमिनियम अभी यहां पर 2 था, यहां पर 2 था, अब 2 2 कितना हो बेटा, 2 2 जा 4 हो गया। कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। इसका मतलब अब हमको रिएक्टेंट की तरफ भी एल्युमिनियम की वैल्यू कितनी चाहिए, 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो 2 लिखे थे इसको हटाकर यहां पे हमको अब अपने आप 4 को लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि इधर Al 2 लिखने से 4 हो गया। अच्छा, मन में एक सवाल हो, सर आप यहां 2 क्यों लिखे, क्योंकि याद करो ऑक्सीजन 3 है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 3 या 4 तो देखो ऑक्सीजन की संख्या आता बढ़ती जाएगी। अगर मैं लिखूं 3 तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। अगर मैं लिखा 4 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो लगातार बढ़ रहा है। तो मेरे मन में क्या आया, अगर मैं यहां पर भाई 1 तो लिख नहीं सकते, 1 लिखेंगे तो 3 1 जा 3, मतलब क्या निकला, यहां अगर 2 लिखा मैं, 1 के बाद क्या आता है, 2 ही तो आता है, 3 2 जा 6 हो गया। तो जैसे यहां 6 हुआ, एल्युमिनियम 2 2 जा 4 हो गया। अब इस 4 को बैलेंस करने के लिए हमको यहां से 2 हटाकर 4 को लिखना पड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा, आर यू गेटिंग? तो यहां पर 4 आ गया। अब मैंने क्या किया, यहां पर अब हमको इतना तो कॉमन सेंस है ही, इधर Al 4 हो गया, इधर Al अब 2 काट कितना हो गया, 4 हो गया। प्रेजेंट का सीन क्या है, प्रेजेंट का सीन ये है Al और Al आपस में क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया। लेकिन ऑक्सीजन देखिए इधर 6 है, इधर 2 है। तो अगर हम 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे 6 हो जाए, आपका जवाब मिल गया खुद ही, है ना, 2 3 जा 6, मतलब यहां पर हमको 3 को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 3 को यहां पर लिखना पड़ेगा। कितना हो गया आपका, 6 हो गया। यानी कि फाइनल आंसर क्या मिल गया आपको, क्या मिल गया फाइनल आंसर, इसको उठा देते हैं, आ जाओ। तो फाइनल आंसर आप समझ गए, क्या मिल गया आपको, 4Al प्लस 3O2 इक्वल टू 2Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब आप सोचिए, आप जरा गौर करें, ये जो Al2O3 है ना, कैसे बना होगा, याद करिए। Al अभी आपको लिखाए थे शुरू में 3 और O कितना लिखाए थे आपको 2, है ना। तो Al का मल्टीप्लाई हो गया 2 में, तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका Al2, O चला गया 3 के पास, क्रॉस करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, आयन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेना है। तो कितना हो गया, वो आपका देखिए Al2O3 ऐसे बन गया। ठीक है, तो इसलिए आपको जानना थोड़ा सा बहुत जरूरी था। ठीक है, जैसे मान लो हम कहते हैं Mg और Cl का बनाइए, MgNCl, तो पता होना चाहिए आपको कि Mg सर आप लिखाए हैं 2, आप Cl लिखाए हैं सर 1, तो Mg जाएगा वहां पर, Mg1 जाए Mg, समझ रहे हैं, और Cl इंटू 2 क्या हो जाएगा, Cl2, MgCl2 बन जाएगा।
तो ये वो वैलेंसी वाला जो शुरू में टॉपिक था वैसे आपको इससे आना चाहिए। ठीक है, आपसे हम कहते हैं कि आप बनाइए कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप क्या बनाएंगे? तो पहले पता हो ना कि कैल्शियम को दिखाते किससे हैं, कार्बोनेट को दिखाते किससे हैं, तो पता होना चाहिए आपको। मैंने कराया है कैल्शियम को कहते हैं Ca और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। तो क्या कराया गया है? कैल्शियम की वैलेंसी 2 और यहाँ इसकी भी 2। टेबल शुरू में लिखाया गया है, जो बच्चे देख रहे हैं वो बैक करके देखें, यहाँ आपको लिखाया गया है CO को बोलते हैं कैल्शियम और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। अब देखो, यानी कि जब दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए, भाई 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, कभी भी क्या हो, अगर ऐसे बराबर आ जाए तो नो नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई, नो नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये दो आप फिलहाल कर दीजिए कैंसिल, क्या मिल जाएगा आपको? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे डिस्कस होगा अभी। तो ये ऐसे फार्मूले भी आपके बनते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। बैलेंस आप कर ही रहे हैं, मैंने आपको 3-4 बैलेंस सिखा दिया बेटा। आइए आगे आइए, कुछ और लिखे हैं आपके सामने। ठीक है, इसको आराम से वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, इसको या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको घर में खुद से एक बार आप ट्राई करिए। रूल और रेगुलेशन को माइंड में रखे रहिएगा। बॉक्स बनाना है, बॉक्स क्यों बनाना है? देखो, ये बॉक्स बनाना है, लाइन खींचना है, यह काम आपको तभी तक करना है जब तक आप सीख रहे हो। जब सीख जाएंगे, अभी आप देखिएगा, जब आप सीख जाएंगे बिना लाइन खींचे इधर देखेंगे उधर देखेंगे, ऑटोमेटिक कर ले जाएंगे, तब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उनको बताया जा रहा है जो शुरू में एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं। ठीक है, जिनको ये सब आता है रूल और रेगुलेशन, वो आगे बढ़ाएं और इसको आगे अपना लेक्चर को आगे देखें। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये सारी इक्वेशन को आप लोग अपने आप बैलेंस कर लेंगे। हमने 3 बना दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके बाद सामने आपको लिखा हुआ है, बच्चों ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, मैं एक बार जल्दी पढ़ दे रहा हूं। एक लिखा हुआ है आपके सामने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं DDR, है ना, DDR रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। इतने तरह की रिएक्शन को हम लोग को इस चैप्टर में बारी बारी से डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स को देखना है। और अब यहाँ से लेक्चर आपका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो जितना स्टार लगाना चाहते हो उतना स्टार इसके ऊपर लगा दीजिए। और आप चाहे तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे बच्चों? भयंकर इंपॉर्टेंट। क्या लिखेंगे? भयंकर इंपॉर्टेंट यहाँ चलने वाला है। हम लोग आज इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट आपके सामने चल रहा है। हो सकता है एक आध पार्ट या 2 पार्ट में इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक क्लास और लेंगे जिसमें सारे टॉपिक से जुड़े जुड़े क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आइए तो 1 बाय 1 करते हैं डिस्कस, जितना आज हो पाता है। फिलहाल 2 रिएक्शन को आज हम लोग करेंगे बैलेंस, या सॉरी 2 आज हम लोग पढ़ेंगे, एक कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे? डीकंपोजिशन। चलिए अब देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग इट इज आल्सो कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ध्यान देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। भाई नाम क्या है? कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होगा। कंबाइन मतलब क्या होता है? जुड़ेगा। जुड़ना मतलब क्या होता है? एडिशन होगा। तो होता क्या है, ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए एक कोई कंपाउंड है A, ठीक है, एक कोई सब्सटेंस है A और एक कोई है मान लो B, और A भी आपस में जुड़ गया बेटा, यहाँ पे क्या बन गया? मान लो ये आपका बन गया AB। देखिए 2 लोग जुड़ के इधर सिंगल बने, यही वर्ड है। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी जब आपको सिंगल प्रोडक्ट मिले, 2 या 2 से ज्यादा लोग कंबाइन हो, कंबाइन होने के बाद अगर आपको रिजल्ट में सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब
आगे कोई प्लस करके कोई नया नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की रिएक्शन को ये पहचान है कि आपके सामने ये क्या लिखा गया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान देंगे, कभी कभी यही पूछ लेता है कि यह किस तरह की रिएक्शन है। तो दो लोग हैं, अगर इधर दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। जैसे मान लीजिए, मैं आपको बताऊं और अच्छे से, मान लीजिए इधर ऐसे है, समझाने का तरीका है। मान लो बेटा इधर लिखा हो आपका हिंदी में, तो आओ, इधर लिखा हो सी, इधर लिखा हो व, बेटा इधर लिखा हो म। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिए। अब आप इसको जोड़ेंगे तो आप इतनी हिंदी पढ़ के आए हैं, ये क्या लिखा हुआ है बेटों, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, शिवम। तो आप देखिए कई सारे लोगों को हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद एक सिंगल आपको मिल गया। इस तरह की इक्वेशन को, इस तरह की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन, और इसका नाम देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो, और कंबाइन होने के बाद यहां पर मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड यही है, टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। अगर ये जो बच्चा लिखने में गलती कर दिया, वो फिर से क्या हो जाएगा, वही बात जो हम बोलते हैं, पूरी कहानी क्या हो जाएगी, चौपट। ठीक है, याद रखेंगे। तो टू फॉर्म अ सिंगल, सिंगल को आप याद रखेंगे, सिंगल इधर मिलना चाहता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल ध्यान देंगे, दो एग्जाम्पल आपको समझना है बेटा। एग्जाम्पल इससे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान देंगे। आइए, अब यहां पे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, अगर मैं पहला एग्जाम्पल लिखूं, ध्यान दो, जैसे कार्बन में ऑक्सीजन से कंबाइन किया और यहां क्या बन गया आपका CO2। देखिए दो लोग कंबाइन हुए, एक लोग मिल गए, यहां पे क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और हम ले लें, सल्फर प्लस ऑक्सीजन यहां कंबाइन हुआ, तो अब क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए एक और ले लीजिए, नाइट्रोजन ने जैसे ही हाइड्रोजन से कंबाइन किया, यहां क्या बन गया, अमोनिया। अभी आप पीछे देखे थे बैलेंस वाले में। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, अब ये बैलेंस नहीं है। तो अगर मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था, रिएक्शन शुड बी बैलेंस, अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करना भूल जाऊं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। ठीक है, तो आपने देखा था, हमने यहाँ 2 लगाया था, ठीक है, यहाँ क्या लगाया था, ये आप सामने जो लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल जो है बेटा किसके लिखे हुए हैं, बैलेंस। देखिए बैलेंस है, और दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैग्नीशियम Mg और O2 ये आपस में रिएक्ट हुआ, यहां बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ O2 है, यहाँ आप 2 लगाएंगे, Mg2 हो गया, यहाँ आप 2 कर देंगे। इतना आप समझ चुके होंगे। तो मेन बताने का मोटो क्या है, मेन बताने का मोटो ये है, when 2 or more substances are combined together to form a single substance, this type of reaction is known as combination reaction। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ। इसके बाद लिखा हुआ है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन का मतलब ही बेटा एक और होता है, इसको हम लोग आल्सो बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन, टूटना, डिसोसिएशन रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। और एक सबसे अच्छी बात क्या है, ये कॉम्बिनेशन का एकदम अपोजिट होता है। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन क्या था, कई सारे लोग जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। यहां पे क्या होगा, यहां पर उल्टा होगा, है ना। डीकंपोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद रखेंगे, नोट में लिखा गया आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा ही क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब उल्टा का मतलब आप समझ गए हैं, क्या समझे हैं, यानी कि यहां पर AB कोई कंपाउंड हो और कंपाउंड को तोड़ा जाए, मतलब कंपाउंड को स्प्लिट किया जाए। तो कंपाउंड, हर कंपाउंड का नेचर अलग अलग होता है। जैसे हो सकता है
कोई कंपाउंड जो है हीट करने पे टूट जाए, हो सकता है कोई कंपाउंड लाइट या इलेक्ट्रिसिटी पे ही टूट जाए, ठीक है, हो सकता है कोई कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो, टूटे। तो डिपेंड करता है कंपाउंड का अपना अपना नेचर क्या है। इसका मतलब ये हो सकता है डीकंपोजिशन रिएक्शन इज, ठीक है, अप्लाइंग यूजिंग हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट, ठीक है। यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक कंपाउंड होता है, कोई एक सब्सटेंस होता है, वो सब्सटेंस जिन जिन सिंपलर सब्सटेंस से मिलके बना होता है, जिन जिन सिंपलर सब्सटेंस से मिलके बना होता है, उसी मेटाल क्या होता है, वो स्प्लिट हो जाता है। मान लो ए भी बना होगा ए प्लस बी से, देखो उल्टा हो गया। इसके पहले आपने क्या देखा था, आपने देखा था ए प्लस बी और यहां पर क्या मिला था, देखो ए बी हो गया। दो लोग जुड़कर सिंगल बने, ये हो गया कॉम्बिनेशन, और एक लोग टूटकर दो अलग अलग पार्ट में टूट गए, इसको क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। व्हेन अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस, those reaction in which a compound split up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction, ठीक है, बात समझ में आ गई। those reaction in which two or more a compound split up into a simpler substances is known as decomposition reaction. So decomposition reaction is reverse of combination reaction. तो अब ये बोर्ड का जो है बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन से एक एग्जांपल पूछता है पक्का 100%, ठीक है। हम लोग अभी पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद इस चैप्टर में जितनी एनसीईआरटी की एक्टिविटी दी हुई हैं उन सबको हम लोग बारी बारी से करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको डिफरेंस बहुत हल्का सा है और आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। दो लोग जुड़कर एक सिंगल बनाए, वो होता है कॉम्बिनेशन। एक लोग टूट जाएं अपने छोटे छोटे भागों में, अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो सकता है तीन तरह से हो सकती है, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस हीट देने पे अगर टूटे तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस लाइट से अगर टूटे, अभी आपको एग्जांपल दूंगा, लाइट से टूटे उसको बोलते हैं बेटा फोटोलिटिक, क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी से अगर टूट जाए, जैसे मोल्टन NaCl ये टूट जाए अगर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये तीन टाइप के, आप तो ऐसे भी कर सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक। कौन कौन से, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी कि जो कंपाउंड या जो सब्सटेंस गर्म करने पर, हीट देने पर टूट जाए उसको बोलेंगे डीकंपोजिशन या थर्मल डीकंपोजिशन। जो सब्सटेंस सनलाइट के प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाए अपने छोटे छोटे सब्सटेंस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वाला एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, उसको भी करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो वाटर को आप सोचिए अगर इलेक्ट्रिसिटी देने पे अगर टूट जाए उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक एक आप एग्जाम्पल दीजिए, एक हीट का दीजिए, मतलब एक थर्मल का, एक फोटोलिटिक का और एक जो है इलेक्ट्रोलिटिक का। फिलहाल आप एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, हम लोग केवल एक एग्जाम्पल इसका जो है देख लेते हैं, ठीक है। आइए, तो अगर बात करूं मैं पहला मैं हीट का एग्जाम्पल का बात करूं बेटा, बड़ा आसान है, ध्यान देंगे। जैसे होता क्या है, अगर मैं ले लूं एक कंपाउंड CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और हीट का सिंबल होता है, हीट का सिंबल ये होता है डेल्टा। सिंबल कुछ बताया था आपको, बता दे रहा हूं। इसका मतलब होता है हीट, ठीक है। अगर सिंगल एरो बना हुआ हो इसका मतलब होता है बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर डबल एरो ऐसा आपको दिख जाए, जो कि आपको दिखेगा सीनियर क्लासों में, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। दोनों तरफ रिएक्टेंट से बनेगा प्रोडक्ट
और प्रोडक्ट से बनेगा रिएक्टेंट। अगर किसी रिएक्शन आपको ऐसे एरो मिल जाए ऊपर की ओर, इसका मतलब लिखते हैं कि रिएक्शन में गैस फॉर्म हो रही है। अगर किसी में आपको ऐसे नीचे एरो मिल जाए, इसको हम बोलते हैं पीपीटी, याद करिए, प्रेसिपिटेट सॉलिड इनसॉल्यूबल, पीपीटी फॉर्म हो रही है। ठीक है, इस बात को याद रखते हैं। ठीक है, ये काम बहुत कॉमन सी बातें हैं। कभी कभी आपको एक ऐसा मिल जाता है एच न्यू, एच न्यू, न्यू को बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, एच को बोलते हैं एक नाम है प्लांक्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो एनर्जी के इक्वल होती है। ई इक्वल होता है एच इंटू न्यू। ई मतलब एनर्जी, और एनर्जी बेटा कहाँ से आपको मिल सकती है? सनलाइट से। सनलाइट के प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन होगी तो उसके ऊपर एच न्यू लिखा जाता है। ठीक है, और ई को बोलते क्या है? ई स्टैंड फॉर एनर्जी, ई स्टैंड फॉर एनर्जी। तो अगर कोई रिएक्शन जैसे है ना फोटोलिटिक वाला, सनलाइट के प्रेजेंस में टूटता है तो कभी कभी एच न्यू भी लिखा रहता है। तो आप जान जाइएगा कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में स्प्लिट हो रहा है। तो ये क्या होता है, जैसे गर्म करते हैं बेटा तो CaO और ये CO2 में टूट जाता है। देखिए एक कंपाउंड छोटे भागों में टूट गया, यहाँ पर क्या हो गया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे KClO3, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। ये क्या होता है बेटा? KCl और आपका O2 में जो है टूट जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट। तो आप क्या बताने का उद्देश्य क्या है कि एक सब्सटेंस छोटे छोटे भागों में टूट जा रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल दो लिखे गए हैं, एक और ले लीजिए हीट का एग्जाम्पल। एक होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, पढ़ेंगे आप। इसको जब तोड़ते हैं बेटा, ये होता है Na2CO3 और यहाँ पर CO2 और यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाता है। देखिए ये एक कंपाउंड छोटे छोटे भागों में टूट गया, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये ऐश होता है, राख के रूप में मिलता है। तो मतलब बताने का मतलब क्या है कि एक कंपाउंड छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर वो हीट की वजह से टूट रहा है उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखेंगे, रिएक्शन शुड बी बैलेंस। रिएक्शन अगर इसमें कोई बैलेंस नहीं है तो ये आपकी जिम्मेदारी है इसको बैलेंस करने की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए ये तो बड़ा आसान है, यहाँ 2 लगा देंगे हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, बाकी ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। ये बेटा एग्जाम्पल इसका हो गया आपका हीट का। ठीक है, ऐसे हमारा हमने दूसरा क्या पढ़ा था अभी? लाइट वाला, मतलब सनलाइट में। तो सनलाइट वाले में याद रखेंगे, सिंपल एग्जाम्पल है। अगर हम लोग लेते हैं कंपाउंड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, तो ऊपर होते हैं HNu, मतलब सनलाइट। जैसे AgBr लेते हैं बेटा, ये टूट जाता है सिल्वर और Br2, Ag और Br2 में टूट जाता है। ठीक है, ऐसे एक और हो सकता है, सिल्वर वाले AgCl अगर ले लिया जाए सनलाइट में तो Ag प्लस क्या हो सकता है? Cl2। तो मतलब बताने क्या है कि एक कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है जैसे CaCO3 को, इसके पहले वाले में अगर आप उसको सनलाइट दिखाएंगे तो नहीं टूटेगा वो। क्यों? क्योंकि उसका नेचर है, या तो उसको हीट नहीं करोगे क्योंकि उसमें मेटालिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करता है, वो सनलाइट में नहीं टूटता, वो हीट करने पे ही टूटता है। वैसे एक ये भी है, ये क्या करते हैं, इसको आप अगर क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो सबसे टॉप पे होता है क्लोरीन, उसको अगर सनलाइट के प्रिंस में देते हैं तो क्या होता है? टूट जाता है। बैलेंस आप कर लेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे तो ये Ag यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 लगा देंगे आप, यहाँ 2 हो गया। ठीक, सब आप जानते हैं। ये एग्जाम्पल इसका हो गया फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है बेटा, तो ऐसे आपका एक और है, वो कौन सा? दूसरा कौन सा हो गया? फोटो वाला, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट एक कौन सा हमारा? इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बड़ा आसान है इसका एग्जाम्पल। वाटर आप ले लीजिए, वाटर को आप जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पे तोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? हाई H2 और O2 में क्या होता है? वो टूट जाता है। बैलेंस आप कर लेंगे। ये एग्जाम्पल जो लिखाए गए हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, गिव द एग्जाम्पल। अगर उस एग्जाम्पल ने मेंशन कर दिया कि आप केवल थर्मल वाला ही एग्जाम्पल लिखिए, या आप फोटोलिटिक वाला ही एग्जाम्पल लिखिए, या आप इलेक्ट्रोलिटिक वाला ही एग्जाम्पल लिखिए, तो आपको वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, सनलाइट वाला मतलब फोटोलिटिक, करंट वाला मतलब इलेक्ट्रिक वाला मतलब
इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है। तो ये बेटा हम लोग आज केमिकल रिएक्शन के जितने टाइप थे, आप देखिए पीछे केमिकल रिएक्शन में जितने टाइप थे हमने इसमें क्या दो पढ़ा। एक पढ़ा कम्बिनेशन रिएक्शन और एक हमने क्या पढ़ा बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में बहुत सामान्य सी बात है, ठीक है। एक कंपाउंड अगर छोटे छोटे भागों में टूट जाए वो होता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड, दो कंपाउंड आपस में जुड़ के एक सिंगल बना लें उसको बोलते हैं क्या, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां तक की क्लास हम लोग आज इसी पे रोक देते हैं। अगली क्लास से हम लोग बाकी 3 से लेके 9 तक की पूरी रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि अगली क्लास में इस चैप्टर को पूरी तरह खत्म कर देंगे, वरना 2 क्लास और लेंगे, 2 के बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आगे आने वाले सारे पार्ट में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको दिखाई देंगे जो बोर्ड वगैरह में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक।